ये कौन है ये अडानी? ये कौन है ये एक शख्स जिसके हाथों में 15,000 रुपए का करोड़ रुपए का बकाया, 20,000 करोड़ रुपए का सुंदरीकरण, और सरकार कह रही थी हमें इस बकाये के पास, हमारे पास पैसे नहीं है इस बकाये को देने के लिए। BHEL दे दिया, ATL दे दिया, रेलवेज दे दिया, बंदरगाह दे दिए, हवाई अड्डे दे दिए। छोड़ा क्या है इस देश के लिए? छोड़ा क्या है? और कोई मुझे बता सकता है कि अडानी जी बनाते क्या है? कुछ महीनों बाद किसानों ने आंदोलन शुरू किया। किसानों ने आंदोलन इसलिए शुरू किया क्योंकि 3 काले कानून ला रहे थे ये, जिससे किसानों की कमर टूट जाती। चुनाव आता है, घोषणाएं शुरू हो जाती हैं। मतलब आपके सामने एक ऐसी सरकार है जो 3.5 सालों के कार्यकाल में 21 रोजगार देती है, 21, मात्र 21 रोजगार देती है, जबकि सैकड़ों हजारों पद खाली पड़े हैं और सैकड़ों हजारों करोड़ों नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार हैं। सरकार सिर्फ 21 रोजगार देती है और फिर हिम्मत करते हैं इनके नेता आपके सामने आकर कहते हैं कि दोबारा वोट दो हमें, फिर से हमारी सरकारों में क्यों लाओगे? क्यों लाओगे? इनको भी मालूम है कि काम पे तो वोट मिलना नहीं है। तो फिर शुरू हो गई धर्म की बातें, फिर आप में फूट फैला दी, कहीं लड़ाई झगड़ा करा दिया, कहीं कुछ और मुद्दा उछाल दिया जिससे आपका ध्यान उस पे चले जाए। तो कब तक चलेगा ये सिलसिला, ये बता दो मुझे। आपके सामने सब कुछ है, सच्चाई है। 18 सालों से मेरी बहनों, आपके लिए क्या किया इस सरकार ने? क्या किया? हर रोज 17 बलात्कार होते हैं इस प्रदेश में। आप अभी तक सुरक्षित नहीं हैं। 18 सालों से तो गरीब रही हैं, 18 सालों से संकटों का सामना कर रही हैं, 18 सालों से संघर्ष का जीवन है आपका। महिला का जीवन सबसे ज्यादा संघर्ष का जीवन होता है, चाहे वो बड़े घर की हो, छोटे की हो, कहीं की भी हो, गरीब हो, अमीर हो। ये हमारा समाज ऐसा है। लेकिन जो गरीब महिला है उसके जीवन में इतना संघर्ष है, जिस दिन दिहाड़ी नहीं आती है तो वही भूखी सोती है। वो सारा काम करती है, खेती में भी काम करती है, घर आकर भी काम करती है, खाना पकाती है। जब तक परिवार का एक एक सदस्य खाना नहीं खाता तब तक खाती नहीं है, तब तक सोती नहीं है। कभी कभी खुद कुछ जुगाड़ करके, कुछ यहाँ पे कुछ थोड़े बहुत काम करके कुछ कमा लेती है, वो भी वो रख लेती है। किसके लिए? अपने परिवार के लिए, कि एक दिन पैसों की जरूरत होगी तो मैं बचा के रख देती हूँ। संघर्ष का जीवन होता है। 18 सालों से जिस मामा जी ने वो संघर्ष का जीवन पहचाना नहीं, वो मामा जी 2 महीनों, चुनाव के 2 महीनों पहले क्यों पहचान रहे हैं? सच्चाई है बहनों और भाइयों, चुनाव के लिए पहचान रहे हैं, आपके वोट के लिए पहचान रहे हैं। चुनाव आता है, घोषणाएं शुरू हो जाती हैं। महिलाओं के लिए अगर कुछ करना है, कांग्रेस के प्रदेशों में देखो, ये जो आपको कह रहे हैं ना लाडली योजना, ये कर्नाटका में चल रही है। जब से, किस दिन से? जब से सरकार बनी, पहली मंत्रिमंडल की पहली बैठक, उसमें तय किया गया और पैसे शुरू होने लग गए खाते में डलने। ये इंतजार नहीं किया कि 4 साल 4.5 साल बीत जाएंगे, अगला चुनाव आने वाला है, उस समय बताएंगे भैया हम ये, उस समय शुरू करेंगे हम। ये इंतजार नहीं किया। महिलाओं के लिए इतने काम किए हैं हमारे सब प्रदेशों में, मैं गिनवाना नहीं चाहती, आप खुद जानकारी लीजिए। जिसको आप जानते हैं, जो अन्य प्रदेश में रहता है, राजस्थान के किसी वासी से पूछो, भाई सच है कि तुम्हारा इलाज मुफ्त में हो रहा है? छत्तीसगढ़ की महिला से पूछो, सच है कि बहुत तरक्की हुई है महिलाओं की छत्तीसगढ़ में? मैं ऐसी सभा में जाती हूँ छत्तीसगढ़ में, तो ये पूरा सामने का हिस्सा महिलाओं से भरा होता है और सब खुश लगती हैं। किसान खुश है, वहां का खुश है क्योंकि उसको सहायता मिल रही है, उसे बचाया जा रहा है केंद्र की नीतियों से, उसके लिए ही राजनीति चल रही है। आपको बहुत गहराई से समझना पड़ेगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। आपकी जिंदगी के हर मोड़ पर आपको भ्रष्टाचार दिख रहा है। मैं जानती हूं
कि जो भी पार्टी का नेता आता है वो यही कहता है, वो कहता है कि हम कहते हैं कि वो भ्रष्ट है, वो कहते हैं कि हम भ्रष्ट है। मैं जानती हूं, लेकिन सच्चाई को समझो। कितने घोटाले हुए हैं आपके प्रदेश में आप जानते हैं। हर 2-4 दिन आप पढ़ते हैं इनके बारे में, चाहे परीक्षा में हो, चाहे रोजगार में हो, चाहे कुछ भी हो, व्यापम हो, कुछ भी हो। और इस घोटाले का मतलब क्या है? मेरे ख्याल से क्या होता है कि जनता देखते देखते, सुनते सुनते थक भी जाती है। कभी कभी मैंने सुना है लोग कहते हैं कि भाई ठीक है, नेता है, खाने दो, चलो खाते रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत काम भी कर ले हमारे लिए तो इतना ही काफी है हमारे लिए। ये गलत बात है। समझो घोटाले का मतलब क्या है। जब हम कहते हैं कि ये 1500 करोड़ रुपए का घोटाला है, ये 1000 करोड़ रुपए का घोटाला है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि किसी ने चोरी किया है। चोरी किससे किया है? किसके पैसे चोरी किए हैं? एक दूसरे से तो नहीं चोरी कर रहे ये नेता, नहीं ना। किसी दूसरे राजनीतिक दल से भी नहीं चोरी कर रहे हैं। किससे चोरी कर रहे हैं? आपसे चोरी कर रहे हैं। सरकार का 1 रुपया नहीं होता, जनता का होता है। जब आप अखबार में पढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए सरकार ने 2 हवाई जहाज खरीदे 16,000 करोड़ के, 2 हवाई जहाज 16,000 करोड़ रुपए के, तो जान लो बहनों और भाइयों, ये आपके पैसे हैं। ये वो पैसे हैं जिनसे किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए था। ये वो पैसे हैं जो पुरानी पेंशन की स्कीम में जाने थे। ये वो पैसे हैं जिनसे आपके लिए पाठशालाएं बननी थी, आपके लिए नए उद्योग बनने थे। जब आप पढ़ते हैं कि पुराने संसद भवन के सुंदरीकरण के लिए 20,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी ने खर्च किए करवाए हैं, और अब हमारे पास एक बहुत बड़ा अच्छा नया संसद भवन है। वाह वाह, बहुत खुश हैं हम। अच्छा है, देश के लिए आपने अच्छा संसद भवन बना लिया, लेकिन क्या जरूरत थी इतने सारे पैसे खर्चने के लिए? जब उस समय पता है क्या था? कोविड था, कोरोना था। पब्लिक तरस रही है ऑक्सीजन के लिए, पब्लिक सड़क पे भटक रही है कि कोई हमें मदद कर ले, हमें दवाई खिलवा ले, हमें ऑक्सीजन दे दे, सैनिटाइजर मिल जाए। और आप क्या घोषणा कर रहे हैं कि आप पुराने संसद भवन के सुंदरीकरण के लिए 20,000 करोड़ रुपए खर्चेंगे। 20,000 रुपए अगर आप खर्च रहे थे तो उस समय स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए क्यों नहीं खर्चे? थोड़े दिनों बाद वहां काम शुरू हो गया दिल्ली में, पुरानी इमारतें तोड़ फोड़ दी, नई वाली बन रही थी, सड़कें बड़ी हो रही थी, खूब हम देख रहे थे, धूल उड़ रही थी। कुछ महीनों बाद किसानों ने आंदोलन शुरू किया। किसानों ने आंदोलन इसलिए शुरू किया क्योंकि 3 काले कानून ला रहे थे ये, जिससे किसानों की कमर टूट जाती। किसान समझ गया ये बात, आंदोलन किया, सैकड़ों किसान शहीद हुए, सड़क पर निकले, बैठे रहे महीनों के लिए। आप सब जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा अखबारों में, महीनों के लिए बैठे रहे। सर्दी थी, बैठे रहे, पानी नहीं था, बैठे रहे, शहीद हुए। प्रधानमंत्री जी अपने आवास से नहीं निकले उनसे बात करने के लिए। उस समय मैं यूपी में काम करती थी, किसानों का गन्ने का बकाया 15,000 करोड़ रुपए था। 15,000 करोड़ रुपए का बकाया, 20,000 करोड़ रुपए का सुंदरीकरण, और सरकार कह रही थी हमें इस बकाये के पास, हमारे पास पैसे नहीं है इस बकाये को देने के लिए। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं? फिजूल के खर्चे हो रहे हैं जिनसे किसान, गरीब, मिडिल क्लास का कोई मतलब नहीं है। कौन जाएगा उस संसद भवन में? सिर्फ वही 500 संसद सदस्य। आपने तो जाना नहीं है। यहां पे सिंचाई का पानी नहीं आ रहा है, सड़कें नहीं बन रही हैं, शिक्षा नहीं हो रही है। तो किस लिए हो रही है सब खर्चे? किस लिए हो रहे हैं? कहा जाता है कि भाई हम बहुत बड़े देशभक्त हैं, देश के मान सम्मान के लिए हो रही हैं। G20 जैसा इवेंट कभी देश में नहीं हुआ है,
बहुत बार हुए ऐसे बड़े बड़े इवेंट, बहुत बार हुए हैं, लेकिन ऐसा खर्चा कभी इस देश में नहीं हुआ है। जो कहते हैं कि कांग्रेस के लोग भ्रष्ट हैं, वो क्या है? जिन्होंने इस देश की संपत्ति उठाकर अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों के हाथों में सौंप दी, वो क्या है? क्या इससे बड़ा भ्रष्टाचार हो सकता है कि आपने देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, देश की बड़ी बड़ी कंपनियां, सरकारी कंपनियां, जिससे हर बच्चे को रोजगार मिल जाता था, सुरक्षित नौकरी मिल जाती थी, अच्छा पेंशन मिल जाता था, आपने कौड़ियों के दाम पे अडानी को बेच दी। ये कौन है ये अडानी? ये कौन है ये एक शख्स जिसके हाथों में आप सब कुछ डाल रहे हैं, जिसके बारे में विपक्ष के नेता एक लफ्ज बोलते हैं तो आप संसद से निकाल देते हैं, घर से निकाल देते हैं, क्योंकि आपसे सवाल उठाया। क्यों दौड़ते हैं इस आदमी को बचाने के लिए? क्या है इसमें एक खासियत कि आज ये पूरे देश का मालिक है? ये जो सरकारी कंपनियां, ये आप बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही हूं, ये सारा पैसा, ये सारी संपत्ति किसकी है जो दी जा रही है? ये जो कहते हैं ना 70 सालों में कुछ नहीं किया, कुछ नहीं बनाया, अगर कुछ नहीं बनाया होता तो ये देते क्या अपने दोस्तों को? देते क्या? BHEL दे दिया, HAL दे दिया, रेलवेज दे दिया, बंदरगाह दे दिए, हवाई अड्डे दे दिए, छोड़ा क्या है इस देश के लिए? छोड़ा क्या है? और कोई मुझे बता सकता है कि अडानी जी बनाते क्या है? आपको याद है टाटा, बिरला, ये नहीं है कि इस देश ने कभी बड़े बड़े उद्योगपति देखे नहीं। जो बुजुर्ग बैठे हैं जानते हैं, बिरला, टाटा जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों ने आजादी के आंदोलन में भी मदद की। सब जानते थे कि बनाते क्या है। टाटा की ट्रक, गाड़ियां, फिर आपने देखा कि चलो दांत मंजन कोई बना रहा है, कोई कपड़े बना रहा है, कोई साड़ियां बना रहा है, कोई पुस्तक बना रहा है। ये तो मान जानते थे ना। मैं पूछना चाहती हूँ, कोई मुझे बता सकता है कि अडानी जी क्या बना रहे हैं? पैसा बना रहे हैं और कुछ बना ही नहीं रहे। जो आपने बनाया इन्हें दिया जा रहा है मुफ्त में। ये जो कंपनियां थी आपके लिए बनी थी। ये एक नेता ने उस समय, पंडित नेहरू, उनकी सोच थी, उनका विजन था कि मैं भारत को आगे बढ़ाऊंगा। आज ये कहते हैं चंद्रयान। भाई ये चंद्रयान हो ही नहीं पाता अगर नेहरू जी ने इसकी नींव नहीं डलवाई होती। अगर हमारे देश को मजबूत और सशक्त करने के लिए हमारे नेताओं ने एक विजन नहीं दिखाया होता, IIT नहीं बनाई होती, IIM नहीं बनाए होते, अगर हमारे नेताओं ने ये तय नहीं किया होता 80 के दशक में कि हम कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी में हम मजबूत बनेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, जो कि पूरी दुनिया में इतने नहीं हैं जितने हिंदुस्तान में। नहीं, अपने पिता के मुंह से ये बातें सुनी हैं जब ये सब नहीं था। मुझे याद है हम लोग खाना खा रहे थे, वो कह रहे थे कि पता है तुम्हें कि हमारे देश में जितनी शिक्षित इंग्लिश भाषी, अंग्रेजी की भाषा जानने वाले नौजवान हैं दुनिया में कहीं नहीं है। हम में इतनी ऊर्जा है, नौजवान ऊर्जा है। अगर हम यहाँ पे तकनीक को मजबूत बनाएंगे, अगर हम कंप्यूटर को आज के दिन लाएंगे तो देखना 20 साल बाद, 30 साल बाद कितनी तरक्की होगी। 30 साल बाद मेरे पिता नहीं रहे, लेकिन मैं उनकी बातों को याद रखती हूँ। जब भी मैं देखती हूँ, कुछ समय पहले मैं विदेश में थी, ट्रेन के लिए मैं स्टेशन में खड़ी थी, मेरे साथ एक लड़का खड़ा था, मुझे देखा, उसने पहचान लिया, तो मैंने भी कहा कि तुम भारतीय हो। तो बड़ी खुशी से हम दोनों से एक दूसरे से मिले। हम दोनों दो ही भारतीय थे, उस पूरे स्टेशन में खड़े थे ट्रेन के इंतजार में। तो मैंने कहा भाई क्या करते हो? मुझे बताया मैं इस बड़ी कंपनी में काम करता हूँ, कंप्यूटर की कंपनी में। मुझे इतना गर्व हुआ। ट्रेन में बैठते ही मेरे दिमाग में मेरे पिता की बातें आई कि अगर उस समय सबसे लड़के, इन्हीं भाजपा के नेताओं से लड़के जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि कंप्यूटर इस देश में नहीं चलेगा, कंप्यूटर नहीं चाहिए इस देश में, सब बर्बाद कर देगा,
उनसे लड़के ये नीतियां बनाई। और उस वजह से कि उस समय 30 साल पहले किसी ने सोचा कि आगे हमारे देश के भविष्य के लिए क्या अच्छा है, उन नीतियों का आज की सफलता हम आज देखते हैं। तो देखिए, जो राजनीति है ना, वो दो तरह की होती है। नेता भी दो तरह के होते हैं। एक अपने लिए, अपने मान सम्मान के लिए, सत्ता अपने लिए, सब कुछ कमाने के लिए अपने लिए, और राज करता है इस तरह से कि सब कुछ ठीक है, जो ऐसे लगे कि मैं ही बड़ा हूं, मैं ही सर्वोपरि हूं, मैं ही सर्वशक्तिमान हूं, मैं ही सर्वज्ञानी हूं। ये एक तरह का नेता होता है। दूसरा नेता होता है जो सोचता है कि मैं इस जनता को सर्वशक्तिमान कैसे बनाऊं, मैं इस जनता को सर्वोपरि कैसे रखूं, मैं इसका विकास कैसे करूं। मैं एक योजना बनाता हूं, मैं सोचता हूं कि 10 सालों में अगर हम ये उद्योग यहां लगा दें और हम यहां इस गांव को मजबूत बना दें तो 10 साल बाद इसका कितना फायदा होगा। तो ये दो राजनीति जो है ना, आपको साफ साफ दिख रही है। क्योंकि अगर ये दूसरी तरह की राजनीति, जो विकास वाली राजनीति होती, जो जवाबदेही राजनीति होती, जो आपके प्रति जिम्मेदारी वाली राजनीति होती आपके प्रदेश में, तो आज आप इस परिस्थिति में नहीं होते। आज मध्य प्रदेश का किसान रोता नहीं, आज मध्य प्रदेश का नौजवान बेरोजगारी में से जूझता नहीं, आज मध्य प्रदेश की महिला अपने आप को असुरक्षित नहीं महसूस करती। अगर सही तरह की राजनीति चुनो, सही तरह के नेता चुनो, सही तरह की सरकार बनाओ, तभी तुम्हारी तरक्की होगी। इसीलिए आज मैं आपको कहना चाहती हूं, महंगाई से कौन जूझ रहा है? मोदी जी। उनका तो 16,000 करोड़ का हवाई जहाज है, उनको महंगाई से क्या मतलब? मामा जी, कितने घोटाले उनके आंखों के सामने हो गए, उनको महंगाई से क्या मतलब? क्या वो प्याज खरीदने जाएंगे दुकान में? एक आध बार चले भी जाते तो पता चलता कि क्या हालात है पब्लिक की। कौन जूझ रहा है? दिवाली आ रही है, घर को सजाना है, लिपाई पुताई करानी है, मेहमान आएंगे, खाना बनाना है, अपना मान सम्मान रखना है, कुछ अच्छा खिलाना है, दिए जलाने हैं, बच्चे पटाखे चाहते हैं, कुछ चाहते हैं जलाने के लिए। और आपके मन में ये घबराहट होनी चाहिए कि कैसे करेंगे? त्योहार से डर लगने लग गया है कि खुशी से कैसे मनाएंगे? सब कुछ इतना बर्तन महंगे हो गए हैं, धनतेरस पे जाओगी खरीदने, क्या मिलेगा? बर्तन पे टैक्स लगा दिया है। दुकानदार घबरा रहा है कि फिर से दिवाली आ रही है, क्या पता लोग खरीद पाएंगे कि नहीं, हमारा बिजनेस चलेगा कि नहीं। यही समय होता है जब सब खरीदते हैं, सबके जेब में पैसा होना चाहिए। तो जब आपकी परिस्थितियां ये है तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आपकी जिम्मेदारी क्या है। ये लोकतंत्र है। बड़े बड़े महापुरुषों ने आजादी की लड़ाई इसलिए लड़ी ताकि आप आजाद हो। आजादी का मतलब क्या है? कि लोकतंत्र में आपकी शक्ति आपके हाथों में हो। कांग्रेस की प्रदेश सरकारें सिर्फ आपकी शक्ति आपके हाथों में नहीं दे रही हैं, आपके अधिकार आपके हाथों में दे रहे हैं। पंचायतों को मजबूत बना रहे हैं, गांव को मजबूत बना रहे हैं, आपकी संपत्ति भी आपके हाथों में दे रहे हैं। ऐसी स्कीम लाके जिसके जरिए महिलाओं के खातों में पैसे डले, आपके कर्ज माफ हो, धान गेहूं के सही दाम मिले, ताकि आपके पैसे आपके जेब में जाए। कोई नहीं कह सकता कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की तरक्की हो, कि आपके बच्चों का भविष्य बना रहे, मजबूत बने, उन्हें रोजगार मिले, उनकी शिक्षा हो, नए नए शिक्षा के संस्थान बने, स्वास्थ्य सुविधाएं हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन के संघर्ष में आपकी सरकार आपके हाथ को पकड़ के उनका सामना करने के लिए मदद करे, तो आप ऐसी सरकार चुनिए जो वाकई ये काम करके आपको दिखाए। अपना विवेक,
देखिए, मेरी दादी जी कहती थी कि पब्लिक में सबसे ज्यादा विवेक है। जानते हैं, जब चुनाव हारी तो नाराज नहीं हुई, दुखी नहीं हुई। उन्होंने कहा पब्लिक में सबसे ज्यादा विवेक है। उससे सीखा, सोचा कि मुझसे कोई गलती हुई है, इसीलिए ये हुआ है। पब्लिक की बात को सुना, अपने संकट के समय भी सुना और जब जीती उस समय भी सुना। यही होती है असली राजनीति और यही होता है असली नेता। आप में सबसे ज्यादा ज्ञान है, आप में सबसे ज्यादा विवेक है। जब मैंने आपकी परिस्थिति आपसे पूछी, आपने कहा महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान परेशान है, आपने कहा। तो ये असलियत आपके सामने है। इस असलियत को समझो और सबसे बड़ी चीज अपने विवेक से ये समझो कि इस असलियत को बदलने की शक्ति आपके हाथों में है, ये वोट है। जब ये बात समझ जाओगे, जब ये बात समझ जाओगे तो कोई ऐसा नेता नहीं होगा जिसकी ये हिम्मत होगी कि आपके सामने आकर झूठ बोले। जब आप इस विवेक से अपना वोट दोगे, इस जिम्मेदारी से अपना वोट दोगे, तभी आप अपने हाथों को और मजबूत बनाओगे। मुझे पूरा यकीन है कि अपने विवेक से जब आप वोट डालोगे तो इस भाजपा की 18 सालों वाली घोटालों से भरपूर, झूठों से भरपूर इस सरकार को आप निकाल देंगे, खदेड़ देंगे। मैंने बार बार देखा है कि जनता समझदार है। मैं यकीन नहीं कर सकती कि आप अपने अनुभव से अगर आप वोट दें तो आप ये बात नहीं समझेंगे कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जब आपका वोट मांगा जाता है तो आपको फुसलाया जाता है। समझ लीजिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए। आपके प्रदेश को बहुत लोग कहते हैं आरएसएस की प्रयोगशाला है। ठीक है, प्रयोगशाला है। क्या मिला आपको इस प्रयोगशाला से? क्या मिला आपको? आपने 18 सालों के लिए बार बार धर्म के नाम पे अपना वोट दिया। क्या मिला? क्या मिला? कम से कम आपके बच्चे तो सुरक्षित हो जाते, कम से कम शिक्षा तो मिल जाती, कम से कम एक आध रोजगार मिल जाता। 21 रोजगार दिए 3 सालों में, शर्म आनी चाहिए इनको। सबक सिखा दो ना, बहुत हो गया है, बहुत हो गया है। अब समय आ गया है सब नेताओं को सबक सिखाओ। मैं कहती हूं कि अगर कांग्रेस की सरकार बनाई और ये जो लंबी लिस्ट पड़ी है, मैंने आपको लगा कि इन्होंने इसे पूरा नहीं किया, तो हमें 5 साल बाद निकाल देना। तो ये बात सबके लिए है। अब आपने मेरी लंबी चौड़ी बातें सुन ली। दिवाली आ रही है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी तरफ से एक आध दिया जला देना। वोट डालने के समय मेरी बात याद रखना। मैं आपकी जागरूकता चाहती हूं, जिम्मेदारी से अपना वोट देना। एक बार जोर से मेरे साथ कहो, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी।